देखिए अभी हम आपको विज्ञान का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के बारे में बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको पूरा यह महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो अभी बताने वाले हैं समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दर्पण जिसको कि हम लोग घरेलू भाषा में आईना कहते हैं। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण में जब अवतल दर्पण के सामने यदि आकर के हम दाढ़ी बनाते हैं तो छोटा छोटा भी केस जो है वो बड़ा बड़ा दिखता है। यही कारण है कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन पाया जाता है रक्त में, और रक्त में हीमोग्लोबिन के कारण से मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग। और तो यहाँ पर प्रश्न था, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा मधुमेह। फिर आगे है, गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? वही साइड मिरर जो इस तरह से रहता है। देखिएगा ड्राइवर साहब यहाँ पर गाड़ी चलाते हैं और इधर रहते हैं दर्पण। वो अपना फेस देखने के लिए नहीं लगाते बल्कि पीछे देखने के लिए लगाया जाता है कि किधर से गाड़ी आ रहे हैं। तो गाड़ी के साइड मिरर जिसको कि दर्पण कहते हैं, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब आगे है, आगे प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो याद रखिएगा, प्रकाश का परावर्तन पूछे या अपवर्तन पूछे, उसके दो नियम होते हैं। परावर्तन पूछे या अपवर्तन पूछे, कितने नियम होते हैं? दो। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? कुटपाट के द्वारा पकड़ता है। आपको पता होगा कि अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। अमीबा का आकार अनिश्चित होता है और यहाँ पर यदि भोजन दिखाई देगा ना तो ये कुटपाट के द्वारा पकड़ लेगा तुरंत। आगे है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। अब आगे देखिए, आगे है अभिक्रिया। अभिक्रिया, यहां पर कोई रिएक्शन हुआ है, अभिक्रिया CaO प्लस H2O, उधर परिणाम में आया CaOH होल 2। CaOH होल 2 किस प्रकार की अभिक्रिया? देखिए दोनों मिला है, मिलने की क्रिया को कहते हैं संयोजन। मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन। यदि अलग हो रहा होता ना उधर तो फिर कहते हैं वियोजन। आगे, मछली का श्वसन अंग क्या है? मछली श्वसन जो करते हैं मुख्य रूप से गिल्स या गलफरा के द्वारा, गिल्स या गलफरा के द्वारा। और यदि ट्रेकिया के बारे में चर्चा करें तो ट्रेकिया के माध्यम से कीट पतंग करते हैं, त्वचा के माध्यम से केचुआ करते हैं जिसको चेहरा घरेलू भस्म कहते हैं, फेफड़ा के माध्यम से मनुष्य करते हैं। अब आगे देखिए, आगे है आम्ल का पीएच मान क्या होता है? आम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। यदि कभी भूल जाएगा तो याद रखिएगा, ओ से अम्ल ओ से आम, आम गिरता है हमेशा नीचे। आम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन हम लोगों को प्राप्त होता है नमक से, और आयोडीन का यदि कमी हो जाएगा शरीर में तो हो जाएगा घेघा रोग। घेघा रोग होने पर यह गला जो है ये इतना बड़का हो जाएगा। तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। मेंडल ने अपना प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया या चुना? मेंडल साहब जो थे उन्होंने सबसे पहले अपना परीक्षण किए थे मटर के पौधे पर। अब आगे देखिए, आगे है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक याद रखिएगा जूल होता है। लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है या क्या होता है? याद रखिएगा 26। पीतल है, पीतल 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 एक मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है। कहिएगा कैसे? तो पीतल ही लिखते हैं, पीतल। आप या फिर ऐसे याद रखिएगा, पीतल बोले पिताजी, पीतल बोले तो पिताजी। यहां पर एक ट्रिक दे रहे हैं, पी का मतलब हो गया पीतल। पीतल जो मिश्रण होता है तांबा और जिंक का, तांबा और जिंक का, तो इसलिए दो या दो से अधिक धातु मिल करके कोई नया धातु बनता है ना, तो उसे कहते हैं मिश्र धातु। अब आगे देखिए, आगे है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु क्या है? कमरे के ताप का मतलब हम लोग जितना गर्मी में, जैसे गर्मी का मौसम आया हल्का फल्का गर्म रहता है तो उसी को कहते हैं कमरे का ताप। उस ताप को क्या कहते हैं? कमरे का ताप। और उस गर्मी में यदि आप पारा को रख दिए एकदम पिघल जाएगा। तो प्रश्न था कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु कौन सा है? तो पारा है। कमरे के ही ताप पर वो पिघलना शुरू हो जाता है। विद्युत हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है।
किसका बना होता है? नैक्रोम का। मानव में पाचन की क्रिया कहां से प्रारंभ होती है? मुख से प्रारंभ होती है। खुद से सोचिए ना, हम जैसे भोजन करते हैं तो सबसे पहले कहां से? मुख। अब मुख तोड़ना शुरू कर देता है भोजन को। आप यदि इतना बड़ा कोई फल खाए हैं तो तोड़ देगा मुंह पहले, और भोजन टुकड़े टुकड़े में बंटने की ही क्रिया को कहते हैं पाचन। अब आगे देखिए, आगे है पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त का निर्माण करता है यकृत। कौन करता है? यकृत। भले जमा हो जाता है पित्ताशय में, जमा होता है पित्ताशय में। धोबिया सोडा को कहते हैं धोबन सोडा, और धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O। आगे है कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका पीएच मूल्य क्या है? पता है? लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला करता है क्षार। कौन करता है? क्षार। यदि इस सब प्रश्न में ऐसा लगता हो कि कैसे मारे कैसे याद करें, तो याद रखिएगा 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय। देखिए इधर जो 3 ऑप्शन है 7 से कम है, 1 को अधिक है, तो आप मार दीजिएगा जो अधिक लगेगा या फिर जो अलग लगेगा। आगे देखिए, आगे है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? विद्युत यानी कि करंट जो खूब चलता है वो मुख्य रूप से चलता है चांदी में। किसमें? चांदी में। विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है चांदी को। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? प्रकीर्णन का मतलब हो गया बिखराव। देखिए तरंगदैर्घ्य लाल का होता है, लेकिन प्रकीर्णन अर्थात बिखराव सबसे अधिक होता है बैगनी का। कहाँ है जी बैगनी? वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? बैगनी इसका उत्तर होगा। क्या होगा? बैगनी। बैगनी नहीं रहेगा ना तो फिर जामुनी होगा, बैजानी। नीला तो उसके बाद है, नीला। आगे देखिए, आगे है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? अपवर्तनांक पता नहीं क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के बाद इधर उधर मुड़ता है तो उस क्रिया को कहते हैं अपवर्तनांक, या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाने की क्रिया को कहते हैं अपवर्तनांक की क्रिया। तो निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है हीरा का। हीरा का होता है, हीरा का। किसका? हीरा का। उसके बाद आगे है निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? पता है? उभयलिंगी उसे कहते हैं जिसमें कि नर और मादा दोनों होता है। मनुष्य की बात करें या तो हम तो ऐसे पुरुष हैं, लेकिन मनुष्य के बारे में यदि चर्चा करें तो या तो वह नर होगा या फिर मादा होगा। लेकिन केचुआ एक ऐसा प्राणी है, केचुआ, कछुआ नहीं, केचुआ जिसको हम लोग चेहरा बोलते हैं, उसमें नर मादा दोनों पाए जाते हैं। एक केचुआ ले लीजिए, इसी में पाया जाएगा नर भी और मादा भी। मेढक में अलग होता है नर मादा, मछली में भी अलग अलग होता है, और कछुओं में भी अलग अलग होता है। निम्नलिखित में कौन एक अपशेषी अंग है? अपशेषी अंग बोला जाता है बेकार अंग को, और बेकार अंग के रूप में है या अपशेषी अंग के रूप में है अपेंडिक्स। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? देखिए चिपको आंदोलन मुख्य रूप से वृक्षों की रक्षा के लिए चलाया गया था, तो हो जाएगा वन संरक्षण से। अब आगे है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? गैसों का आदान प्रदान, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लिया, CO2 ऑक्सीजन छोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन छोड़ता है मुख्य रूप से रंध्र। कौन? रंध्र। तो गैसों का आदान प्रदान यदि कोई बोले किसके द्वारा होता है, कहेगा रंध्र के द्वारा। निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है? सोलर सेल बनाया जाता है सीजियम से। फिर आगे है चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? चुंबक में मुख्य रूप से 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव। उसके बाद आगे है निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय स्रोत नहीं है? पता है? अनवीकरणीय स्रोत उसे कहते हैं जिसका एक बार उपयोग करने पर नष्ट हो जाता है। तो कहा गया कि अनवीकरणीय स्रोत नहीं है, हाय रहता तो जो एक ही बार में नष्ट होता। आप पेट्रोल को एक बार जलाइए गाड़ी में, उसके बाद कहेंगे आप पेट्रोल नहीं आएगा, एक बार जो जल गया तो जल गया, ये है अनवीकरणीय। कोयला को भी एक बार जलाइए फिर बर्बाद हो जाएगा, ये अनवीकरणीय है।
प्राकृतिक गैस जो सिलेंडर में भरा हुआ आता है वो भी एक बार जलिए खत्म हो जाएगा, लेकिन बायोगैस नवीकरणीय स्रोत है, और नवीकरणीय स्रोत उसे कहते हैं जिसको कि बहुत कम समय में बनाया जा सकता है। और बायोगैस का प्रमुख घटक मीथेन CH4, आप गोबर सब से प्राप्त कर सकते हैं बायोगैस। अब है निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। अस्थायी चुंबक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए वो अस्थायी पूछा जाता है, वो अस्थायी चुंबक बनाने में नर्म लोहा, और अस्थायी चुंबक पूछा है इसको बनाने में प्रयोग किया जाता है इस्पात का। अब देखिए आगे है विद्युत धारा के समात्रक क्या होता है? विद्युत धारा के समात्रक एम्पियर होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है टंगस्टन का। आप लोग देखे होंगे बल्ब इस तरह से होता है और नीचे नीचे इस तरह से मिलेगा, यहां पर फिलामेंट यह बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। आगे देखिए, और टंगस्टन के उत्पादन में सबसे पहला स्थान पर है राजस्थान। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है उसे जनरेटर कहते हैं, और अंग्रेजी में उसे कहते हैं जनरेटर। क्या कहते हैं? जनरेटर। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर किस धातु की परत, पतली परत चढ़ाई जाती है? लोहा या फिर इस्पात जिसको स्टील कहते हैं, उसको यदि जंग से बचाना है तो जिंक का परत चढ़ाना पड़ेगा। किसका? जिंक का। अब आगे है स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म है। देखिए पुरुष में पाया जाता है XY। क्या पाया जाता है पुरुष में? XY, लेकिन स्त्री पूछा गया केवल होगा XX। क्या होगा? XX। अब आगे देखिए, आगे है ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होगा? देखिए आप लोग कभी कभी तार देखे होंगे, यदि गर्म हो रहा है तो समझ लीजिए वो कभी भी जल सकता है। गर्म होने पर जलता है, ठंडा होने पर नहीं। तो चालक का जैसे प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा, चालक बुलाता है किसी तार को, तार का जैसे ताप बढ़ेगा प्रतिरोध भी उसका निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। फिर आगे है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब में अक्रिय गैस भरा जाता है, लेकिन अक्रिय तो है नहीं तो नाइट्रोजन हो जाएगा, नाइट्रोजन भरा जाता है। हाँ अक्रिय को और निष्क्रिय भी कहा जाता है। तो यहाँ पर यह ऑप्शन में नहीं देना चाहिए, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन इधर दिया हुआ था, इसको हम फिलहाल ढक देते हैं। याद रखिएगा विद्युत बल्ब में गैस भरा जाता है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का जो परिवहन करता है वह करता है RBC। कौन करता है? RBC, जबकि WBC का कम है हमारे शरीर को रोगों से बचाना। अब आगे देखिए, आगे है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त है। कितने हैं? 7। वर्ग पूछा जाए तब 18 कहिएगा। इसके बाद है मानव में पाचन की क्रिया कहां से प्रारंभ होती है? मुख से प्रारंभ होती है। कहां से? मुख से या मुख गुहा से। अब आगे देखिए, आगे है सौर ऊर्जा में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जिसको सोलर सेल कहते हैं, उसमें क्या जाता है? अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? देखिए दर्पण होता है 3 प्रकार का, लेकिन गोलका दर्पण जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक अवतल दूसरा उत्तल। जल में घुलनशील भस्म क्या कहता है? जो भस्म जल में घुल गया उसी को कहते हैं क्षार। क्या बोलते हैं? क्षार। अब आगे देखिए, आगे है किस दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है? हमेशा छोटा बनता है उत्तल दर्पण में। यही कारण है कि गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण क्या होगा? जितना आपतन कोण रहता है उतना ही परावर्तन कोण होता है। आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम में, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। बस इतना ही। अब इससे आगे अगला पाठ में बताएंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से हम वीडियो अपलोड करें वो आप तक जल्दी से पहुंच सके। ठीक है, अब मिलते हैं अगला वीडियो में।